जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सब। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल ही स्वस्थ होंगे। और आज हमारा बीएसएससी का सेट प्रैक्टिस 2 है। आप जानते हैं कि हम लोग बिहार एसएससी का सेट प्रैक्टिस 1 करा चुके हैं। आज हमारा सेट प्रैक्टिस 2 है। चलिए इसका हम लोग बारी बारी से सोल्यूशन देखते हैं। पहला सवाल है कि निम्नलिखित का मिलान करें और नीचे दिए गए सही विकल्प का चयन करें। तो निम्नलिखित का मिलान करें, नीचे दिए गए सही विकल्प का चयन करें। तो यहाँ पे आपको मिलाना है और सही आंसर बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो सबसे पहले बात करें विनय पिटक, अनुशासन के नियम उसमें है। जातक में क्या है, बौद्ध धर्म का जन्म को जातक कहा जाता है। तो एक का 5 होगा, तो एक का 5 जो एक 5 का ये होगा, 5 का ये जो है राइट ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर डी में जा रहा है। तो आप ध्यान रखेंगे कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 2 पे बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2, कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि कौटिल्य को अन्य नाम से भी जाना जाता है। कौटिल्य को चाणक्य भी कहा जाता है और चाणक्य ने ही अर्थशास्त्र का किताब लिखा था। और इन्होंने धनानंद को हराने के लिए चंद्रगुप्त मौर्य को मदद किया था। और अर्थशास्त्र जो है शासन काल के सिद्धांत और अभ्यास के बारे में संग्रहित किया गया है अर्थशास्त्र में। तो राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। वैदिक काल, वैदिक और उत्तर वैदिक अवस्था में ग्रंथों की रचना काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दोस्तों, वैदिक और उत्तर वैदिक काल में जो ग्रंथ की रचना हुई थी वो 15,000 ईस्वी से लेकर के 1,000 ईस्वी के बीच में हुई थी, ईसा पूर्व में हुई थी। और ये जो हुई थी पश्चिमोत्तर भारत में हुआ था, पश्चिमी भारत में हुआ था। तो चलिए हम लोग यहाँ पे ऑप्शन देखने का प्रयास करते हैं। तो पहला ऑप्शन कहता है कि ऋग्वेद की रचना 1,000 से 500 ईसा पूर्व में पश्चिमोत्तर भारत में हुआ था। ये गलत बात है, इसकी रचना 1500 से 1,000 ईसा पूर्व में हुआ था। तो ये गलत हो गया। उत्तर वैदिक ग्रंथ की रचना 1500 से 1,000 ईसा पूर्व में उत्तरी गंगा के मैदान में हुई थी। उत्तरी गंगा के मैदान में नहीं दोस्तों, पश्चिमोत्तर भारत में हुई थी। तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर 2 भी गलत हो गया। तो कहता है कौन सा कथन सही है। तो ना तो 1 और ना 2 सही है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे। राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित करने के पीछे मोहम्मद बिन तुगलक का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य था। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि मोहम्मद बिन तुगलक अपना राजधानी दिल्ली से दौलताबाद कब ट्रांसफर किया। तो दोस्तों 1337 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा दिल्ली से दौलताबाद या देवगिरी आप कह सकते हैं, वहां पर ट्रांसफर किया। और इसका ट्रांसफर करने का कई कारण थे, वो कारण पे हम लोग बात करेंगे। उसमें यह था कि दौलताबाद में स्थानांतरण से दक्कन एवं गुजरात नियंत्रण स्थापित करने का मौका मिला। जब दौलताबाद दक्षिण भारत में राजधानी थी दौलताबाद, तो दौलताबाद में अगर राजधानी चल गया तो वहां से गुजरात और दक्कन पर कंट्रोल करने में सहूलियत मिली। तो बिल्कुल ये बात सही है। इससे पश्चिमी और दक्षिणी पत्तनों तक पहुंच उपलब्ध हुआ। ये भी सही है कि पश्चिम और दक्षिण तक, दक्षिण प्रांतों तक अपना पहुंच बना लिया। तो ऑप्शन नंबर 2 भी सही है। यह उत्तर पश्चिमी सीमा से सीधे मंगोलों से संरक्षण देता था। यह उत्तर पश्चिमी सीमा के सीधे मंगोलों से आरक्षण देता था। ये भी बात सही है दोस्तों। हमारे देश में कई बार मंगोलों का आक्रमण हुआ, तो मोहम्मद बिन तुगलक इस हिसाब से भी अपना राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद ट्रांसफर किया था, क्योंकि उसको मंगोलों से संरक्षण प्राप्त हो सके। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 भी सही है। तो राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, 1, 2 और 3। क्वेश्चन नंबर 4 पे बात करते हैं, 5 पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि मनसबदारी व्यवस्था के संदर्भ में कौन से कथन सही है। तो पहले हम बात करेंगे कि मनसबदारी व्यवस्था की शुरुआत किसने किया था। तो मनसबदारी व्यवस्था की शुरुआत अकबर के द्वारा की गई थी।
अब हम लोग ऑप्शन पढ़ने का प्रयास करेंगे कि मनसबदारी व्यवस्था राज्य में कुलीन वर्ग से संबंधित थी जिसे अकबर ने प्रारंभ किया था। तो बिल्कुल सही बात है, मनसबदारी का पद पैतृक था, मनसबदारी का पद पैतृक नहीं था। तो यहाँ पे कहता है कौन सी कथन सही है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, 2 गलत है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, क्वेश्चन नंबर 6 पे बात करेंगे। ये कहता है कि सभी भक्ति संतों के मध्य एक समान विशेषता थी कि उन्होंने अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखे जिसे उनके भक्त समझते थे। ये बात बिल्कुल सही है, तो राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। खिलजी वंश का प्रथम शासक कौन था? दोस्तों पहले हम लोग बात करेंगे खिलजी वंश। खिलजी वंश का कार्यकाल 1290 से 1320 का शासनकाल रहेगा खिलजी वंश का, और इसका संस्थापक जो है जलालुद्दीन खिलजी है, और इसका जो कार्यकाल होगा 1290 से 1296 इसका शासनकाल रहेगा। तो राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जलालुद्दीन खिलजी। आलम शाह द्वितीय के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? शाह आलम द्वितीय, आप जानते हैं कि शाह आलम द्वितीय मुगल बादशाह था, और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय और अंग्रेजों के बीच में लड़ाई हुई थी जिसे कहा जाता है 1764 का बक्सर के युद्ध, यानी 22 अक्टूबर 1764 में बक्सर के युद्ध हुआ था। और बक्सर के युद्ध में एक तरफ भारत के 3 राजा या भारत के 3 सेना एक तरफ थी और एक तरफ अंग्रेजी सेना अकेले थी। और इस युद्ध में क्या हुआ कि अंग्रेजी सेना की जीत हुई और भारतीयों का हार हुआ, और यह वह निर्णायक युद्ध रहा जिसके जीतने के बाद भारत में लगभग अंग्रेजी शासन, अंग्रेजी हुकूमत का प्रारंभ हो गया। और 1764 के बाद 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई, और इस संधि के तहत बंगाल, बिहार और उड़ीसा में कर जो टैक्स वसूलने का अधिकार जो हुआ वो अंग्रेजों के पास हुआ। और तब से हिंदुस्तान धीरे धीरे अंग्रेजों के चंगुल में जाने लगा, और एक दिन अंग्रेज जो है अपना हिंदुस्तान में आधिपत्य स्थापित कर लिया। तो 1764 में बक्सर का युद्ध वह निर्णायक युद्ध है जिसके हारने के बाद हिंदुस्तान में अंग्रेजी हुकूमत का नींव पड़ा। तो चलिए इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो यहाँ पे कहता है कि ब्रिटिश से लड़ाई करने के लिए वह बंगाल के मीर जाफर के साथ मिल गया। मीर जाफर के साथ नहीं, मीर जाफर तो सिराजुद्दौला का सेनापति था, ये जो है घूसखोर था, इन्होंने अंग्रेजों से जाकर के मिल गया था। तो ऑप्शन नंबर ए गलत है। इसके बाद ब्रिटिश से लड़ाई करने के लिए वह बंगाल के मीर कासिम तथा अवध के सुजाउद्दौला के साथ मिल गया। ये बिल्कुल बात सही है, ब्रिटिश ने उसे बक्सर के युद्ध में पराजित कर दिया, ये भी बात सही है। वह इलाहाबाद की संधि द्वारा ब्रिटेन को पेंशनधारी बन गया, ये पेंशन भोगी बन गया। तो आपका 2, 3 और 4 बिल्कुल सही है। तो राइट इसके हिसाब से आंसर जो आपका होगा क्या होगा, 2, 3 और 4। तो आप ध्यान रखेंगे आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि 1859 के नील विद्रोह के बारे में निम्नलिखित कथनों में सही कौन सा है, ये बात बताना है। तो नील विद्रोह दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि 1859 में नील विद्रोह हुआ था, और ये जो बंगाल के नादिया जिला में हुआ था। तो इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे कि बंगाल के नादिया जिला गोविंदपुर गांव में नील विद्रोह हुआ था और 1859 में हुआ था। और इसी का जो घटना जो हुआ था इसी के बारे में 1860 में जो है दीनबंधु मित्र के द्वारा नील दर्पण लिखा गया था। तो इस बात को भी आप ध्यान में रखेंगे। तो चलिए हम लोग यहाँ पे ऑप्शन पढ़ने का प्रयास करेंगे। यह पूना और अहमदाबाद में शुरू हुआ, तो गलत बात है। यह बंगाल के नादिया जिला में गोविंदपुर गांव में शुरू हुआ था। यह साहूकारों मिनी लैंड्स के विरुद्ध संचालित हुआ था। ये मिनी लैंड्स के विरुद्ध नहीं, ये जो हुआ था संचालित, ये जो हुआ था बंगाल के बुद्धिजीवियों ने इसे बढ़ावा दिया था। तो राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, बंगाल के बुद्धिजीवियों ने इसे क्या किया था, बढ़ावा दिया था। तो इस हिसाब से आपका
सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। व्यापगत सिद्धांत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सबसे पहले व्यापगत सिद्धांत की संकल्पना किसने दिया? व्यापगत सिद्धांत को और किस नाम से जाना जाता है? व्यापगत सिद्धांत को राज हड़प नीति या गोद निषेध भी कहा जाता है। व्यापगत सिद्धांत लॉर्ड डलहौजी द्वारा लाई गई एक सिद्धांत था। इसके तहत लॉर्ड डलहौजी बहुत से क्षेत्र को हड़पा और इसे राज हड़प नीति का भी संज्ञा दी जाती है। तो चलिए देखते हैं कि व्यापगत सिद्धांत के बारे में हमें क्या सही लगता है। इसे फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले द्वारा पेश किया गया? जी नहीं, इसे जो है व्यापगत सिद्धांत जो है लॉर्ड विलियम बेंटिंक द्वारा जो किया गया, लॉर्ड विलियम बेंटिंक नहीं दोस्तों, लॉर्ड डलहौजी द्वारा, ये अंग्रेजी गवर्नर जनरल था, तो यह बात गलत है। यह ब्रिटिश राज्यों के उत्तराधिकार की समस्याओं से संबंधित था। ये ब्रिटिश राज्यों के उत्तराधिकार के समस्याओं से संबंधित था। तो जी हाँ, यहाँ पर उत्तराधिकार से समस्या इसी में आता था। तो आपको ऑप्शन नंबर 2 सही है। एक्चुअली में लॉर्ड डलहौजी द्वारा क्या कहा गया कि जिस भी शासक का जैविक पुत्र नहीं है वो उसका उत्तराधिकार नहीं होगा। अगर उसका वो उत्तराधिकार बनना चाहता है तो हमसे परमिशन लेगा। तो यही बात कहता है कि भारतीय राज्य के उत्तराधिकार की समस्याओं से संबंधित था। तो भारतीय राज्य के उत्तराधिकार के समस्याओं से संबंधित है, ये बिल्कुल सही बात है। और ऑप्शन नंबर 3 कहता है कि इसने भारतीय शासकों के असंतोष में वृद्धि जो 1857 के विद्रोह में परिणत हुआ। तो यहाँ पर भी 1857 के विद्रोह में ये भी एक बहुत बड़ा कारण बना है। तो आपका 2 और 3 सही है। तो यहाँ पर हम लोग ऑप्शन देखेंगे क्या कहता है कि सही कथन को चयन कीजिए। तो आपका 2 और 3 सही हो जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि 1857 के विद्रोह के विषय में कौन सा कथन सत्य है? यह राजाओं, नवाबों और तालुकदारों द्वारा सावधानी पूर्वक संगठित और नियोजित विद्रोह था। बिल्कुल सही बात है। अफवाहों और भविष्यवाणियों ने इसके विस्तृत में कोई भूमिका नहीं निभाई, ये गलत बात है। 1857 के विद्रोह उद्घोषणा ने आबादी के सभी वर्गों की को उनकी जाति एवं पद के बावजूद बार बार अपील की, ये गलत बात है। अंग्रेज विद्रोहियों को शीघ्रता पूर्वक एवं आसानी से नियंत्रित करने में सफल रहा। नहीं दोस्तों, अंग्रेजों को कड़ी मेहनत करना पड़ा था 1857 के विद्रोह को समाप्त करने में, 1857 के विद्रोह को नियंत्रित करने में। तो राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आप ध्यान रखेंगे, आपका ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। भारत में अभिनव भारत नामक एक गुप्त संगठन अंग्रेजियों का मुकाबला करने के लिए किसने संगठित किया? अभिनव भारत, दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि अभिनव भारत एक संगठन था जिसको पहले मित्र मेला संगठन हुआ करता था। मित्र मेला का जो स्थापना हुआ था 1899 हुआ था और इसकी स्थापना जो किया गया था बीडी सावरकर और गणेश सावरकर के द्वारा किया गया था। यही मित्र मेला को अपग्रेड कर दिया गया 1904 में और उसे कहा गया अभिनव भारत। तो चलिए हम लोग बात करते हैं कि अच्छा मित्र मेला का अगर बात किया जाए कि मित्र मेला का जो गठन हुआ था, जो स्थापना हुआ था, वो कहाँ हुआ था? तो आप महाराष्ट्र के नासिक याद रखिएगा। तो यहाँ पर जो बात कर रहा है कि भारत में अभिनव भारत नामक एक गुप्त संगठन अंग्रेजों का मुकाबला करने के लिए किसने संगठित किया? तो आपको सही जवाब हो जाएगा बीडी सावरकर के द्वारा। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही सही होगा। इसके बाद 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी का गठन एक समूह के रूप में इनमें से किस संगठन में से हुआ? स्वराज पार्टी का गठन आप जानते हैं कि आपको पता होना चाहिए 1922 में गया में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था और इस अधिवेशन में क्या हुआ था? कांग्रेस में फूट हो गया था। स्वराज पार्टी के जो अध्यक्ष थे या स्वराज पार्टी के जो संगठन संस्थापक थे, ये जो थे आपको पता होना चाहिए, ये थे देशबंधु चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा स्वराज पार्टी का गठन किया गया। और 1922 में जो गया अधिवेशन हुआ था इसमें कांग्रेस में फूट हो गया। फूट होने के पीछे कारण क्या था कि कुछ लोगों का कहना था कि हम ब्रिटिश के शासन प्रशासन में घुस करके
हम उनको क्या करेंगे, डिस्टर्ब करेंगे। लेकिन बहुत से लोगों का कहना था कि नहीं, हम उनकी संस्था, उनके में हम कोई भागीदारी नहीं निभाएंगे, हम अलग होकर के उनका विरोध करेंगे। इन्हीं में से जो थे मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा स्वराज पार्टी का गठन किया गया 1 जनवरी 1923 में। और 1 जनवरी 1923 में इसकी गठन किया गया। और अगर आपसे पूछेगा कि इसकी गठन कहाँ किया गया, तो आप ध्यान रखेंगे लखनऊ उत्तर प्रदेश में इसकी गठन किया गया। और यहीं से अगर आपसे ये पूछ ले कि स्वराज पार्टी का अध्यक्ष कौन थे, तो चित्तरंजन दास थे। और इसका सचिव कौन थे, तो मोतीलाल नेहरू। आप इस बात को भी ध्यान में रखेंगे, कहीं न कहीं ये भी आपसे पूछ लेता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर क्या करना है, विचार करना है। भूगर्भ में परपट्टी के नीचे के भाग को मेंटल कहा जाता है। तो भूगर्भ में परपट्टी के नीचे के भाग को मेंटल कहा जाता है, तो ये बात बिल्कुल सही है। ज्वालामुखी उद्गार के दौरान जो लावा धरातल पर आता है, उसका स्रोत भूगर्भ के करोड़ है। करोड़ नहीं, ये जो लावा निकलता है वो निकलता है कहाँ से, ये मेंटल से निकलता है। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है गलत है। मेंटल का विस्तार दुर्बलता मंडल तक पाया जाता है, ये भी गलत है। तो कहता है कि उपयुक्त में से कौन से कथन पृथ्वी के भूगर्भ के संबंध में असत्य है। तो असत्य की बात कहा है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और आपका ऑप्शन नंबर सी जो होगा, क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी 2 और 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर हम लोग 15 पे बात करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पर्वतों के एक रेखा क्रम में व्यवस्थित होने को पर्वत श्रृंखला कहा जाता है। तो बिल्कुल, जब पर्वत एक रेखा क्रम में होगा तो इसे क्या कहेंगे, पर्वत श्रृंखला कहा जाता है। तो ये बात बिल्कुल सही है। बलित पर्वत वह होते हैं जिनकी सतह उबड़ खाबड़ तथा शिखर शंक्वाकार होता है। ये भी सही बात है। विश्व का सबसे पुरानी बलित पर्वत श्रृंखला अरावली पर्वत है, तो ये भी सही है। तो सही कथन का चयन करना था। तो राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, 1, 2 और 3। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। निम्न में से कौन सा कथन जो है सही नहीं है, ये बात करना, इसका बारे में हम लोग देखेंगे कि उपग्रह ग्रहों की परिकल्पना के साथ साथ सूर्य की परिकल्पना करता है। तो बिल्कुल सही बात है, उपग्रह ग्रह की परिकल्पना करता है, परिक्रमा करता है। और ग्रह जो है सूर्य की परिक्रमा करता है। तो ग्रह जो है सूर्य की परिक्रमा, तो उपग्रह ग्रह का और ग्रह सूर्य का, ये बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन नंबर 2 देखते हैं। पृथ्वी के उपग्रह चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का आधा होता है। नहीं दोस्तों, चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का 1/4 होता है। और अगर आपसे पूछे कि चंद्रमा का द्रव्यमान जो है पृथ्वी के द्रव्यमान का कितना होगा, तो 1/81वां भाग होगा। और अगर आपसे पूछ ले कि चंद्रमा पृथ्वी से कितना किलोमीटर दूर है, तो 3.84 लाख किलोमीटर दूर है। आपको ये भी ध्यान में रखना है। क्या चंद्रमा पर वायुमंडल पाया जाता है? चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं पाए जाने के कारण चंद्रमा को शांत का सागर कहा जाता है। और चंद्रमा पर ऑक्सीजन ज्यादा पाया जाता है और चंद्रमा पर सिलिकेट ज्यादा पाया जाता है। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं क्या कह रहा था कि कौन सा सही नहीं है। तो कौन सा सही नहीं है, तो इस हिसाब से आपका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी ऑप्शन नंबर बी 2 सही नहीं है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता आग्नेय चट्टान के संदर्भ में सही नहीं है। आग्नेय चट्टान के बारे में दोस्तों आप लोगों ने पढ़ा था कि आग्नेय चट्टान को प्राथमिक चट्टान कहा जाता है। और सबसे पहले जो चट्टान बनता है आग्नेय चट्टान बहुत मजबूत होता है, बहुत सघन होता है। तो आग्नेय चट्टान से ही बेसाल्ट मिट्टी बनता है। और आग्नेय चट्टान के बाद जो है अपसादी चट्टान बनता है। और अपसादी चट्टान के बाद रूपांतरित चट्टान बनता है। तो आपको चट्टान 3 प्रकार के पढ़ाया गया था, आग्नेय चट्टान, अपसादी चट्टान और रूपांतरित चट्टान। तो आग्नेय चट्टान के बारे में हम लोग बात करेंगे कि कौन सा सही नहीं है। तो कहता आग्नेय चट्टान स्थूल, परत रहित, कठोर, सघन तथा जीवाश्म रहित होता है।
तो बिल्कुल सही बात है कि अग्नि चट्टान में जीवाश्म नहीं होता, जीव के अंश नहीं पाया जाता, तो ऑप्शन नंबर ए सही है। सिलिका की मात्रा कम होने पर अग्नि चट्टान का रंग गहरा तथा अधिक होने पर हल्का होता है, तो ये भी क्या है आपका जो है बिल्कुल सही बात है कि इसका जो है हल्का और गहरा होता है। और ऑप्शन नंबर सी पे बात करेंगे कि कम सिलिका की मात्रा वाली अग्नि चट्टान अम्लीय होता है। कम सिलिका की मात्रा वाली अग्नि चट्टान अम्लीय नहीं, यह जो है क्षारीय होता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। यह चट्टान प्रायः रवेदार होती है, तो ये रवेदार होती है, तो कह रहा था कि इनमें से कौन सा गलत है, तो आपका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है, तो इसके बारे में निम्न अक्षांशों में उष्ण कटिबंधों से उच्च अक्षांशीय समशीतोष्ण और उपध्रुवीय कटिबंधों की ओर बहने वाली धाराओं को गर्म जलधारा कहा जाता है। ठंडी जलधारा उत्तरी गोलार्ध के उत्तरी अक्षांश क्षेत्र में महाद्वीपों के पश्चिमी तटों पर, ठंडी जलधारा जो है पूर्वी तटों पर पाई जाती है। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 गलत हुआ। और ऑप्शन नंबर 3 की बात करते हैं कि गर्म जलधारा उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों में महाद्वीपों के पूर्वी तट पर, गर्म जलधारा जो है पश्चिमी तट पर पाया जाता है। तो इस हिसाब से आपका आंसर जो होगा, आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 2 और 3 गलत है और 1 बिल्कुल सही था, तो ऑप्शन नंबर बी आप ध्यान में रखेंगे। हिमालय पर्वत में पाई जाने वाली निम्नलिखित श्रेणियों को दक्षिण से उत्तर के क्रम में सजाइए। दोस्तों, आपको कई बार पढ़ाया गया कि हिमालय पर्वत की कई श्रेणियां हैं, जिसमें काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। तो कहता है कि दक्षिण से उत्तर की ओर सजाना है, तो पहले हो जाएगा काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। तो पहले हो जाएगा पीर पंजाल, फिर हो जाएगा जास्कर, फिर हो जाएगा लद्दाख, फिर हो जाएगा काराकोरम। तो 3, 2, 4, 1 जहां पर भी होगा आपका राइट आंसर होगा 3, 2, 4, 1। ऑप्शन नंबर जो है डी बिल्कुल ही सही है। क्वेश्चन नंबर 20, चलवासी पशु पालक के रूप में अपना जीवन यापन करने वाला मसाई जनजाति कहाँ के निवासी है? मसाई जनजाति के बारे में हम बात करें तो मसाई जनजाति जो है पूर्वी अफ्रीकी देश के जो है जनजाति है। और पूर्वी अफ्रीकी देश में तंजानिया और केन्या, ये बेसिकली तंजानिया तंजानिया और केन्या में ये निवास करते हैं। तो राइट आंसर होगा पूर्वी अफ्रीका में मसाई जनजाति रहते हैं। एक पंचायत समिति किस स्तर पर पंचायती राज संरचना का संचालन करती है? तो पंचायत समिति जो होता है ब्लॉक स्तर पर इसकी संरचना होती है। और दोस्तों, अगर बोलेगा कि पंचायती राज किस आर्टिकल के अंतर्गत है, तो भारत में पंचायतों का गठन के बारे में आर्टिकल 40 में कहा गया है। और 73वां संविधान संशोधन 1993 में पंचायती राज से संबंधित कई प्रावधान किए गए हैं। और इसमें 243 के ए से लेकर के ओ तक प्रावधान किए गए हैं, जिसमें पंचायती राज के विषय, पंचायती राज के कार्य के बारे में जानकारी मिलती है। तो आपको पंचायती राज भी पढ़ लेना चाहिए। आर्टिकल संविधान संशोधन 73 यहाँ पे कहता है कि क्या कहता है कि ब्रिटिश शासन काल में संविधान के विकास में कौन से कानून ऐतिहासिक नहीं था? तो रेगुलेटिंग एक्ट बिल्कुल सही है कि था, चार्टर एक्ट ये भी था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ये भी था। लेकिन बाद में जो आया प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट 1955, ये जो है संविधान के विकास में इसका कोई महत्वपूर्ण नहीं था। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कि पंचायती राज संस्थाओं को 29 कार्यों की सूची किस अनुच्छेद के तहत दी गई? तो 29 कार्यों की सूची जो है आपको दिया गया है 243 के जी के तहत। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 243 के डी। अभी अभी आपको बताया गया कि 73वां संविधान संशोधन कानून को वैधानिक शुरुआती किस संविधान संशोधन बिल से हुई है? ये जो होगा आपका राइट आंसर होगा वो होगा 64वां संविधान संशोधन बिल से 73वां संविधान संशोधन का वैधानिक शुरुआत माना जाता है।
क्वेश्चन नंबर 25 इंदिरा क्वेश्चन नंबर 25 कहता है इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय किस विषय से संबंधित था। तो सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय जो था ये सरकारी नौकरियों में अन्य पिछड़ा वर्ग का आरक्षण से था। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर सी पे बात क्वेश्चन नंबर 26 पे बात करते हैं कि भारत में वरीयता क्रम में निम्नलिखित में से कौन से पहले आते हैं कि यूपीएससी के अध्यक्ष, मुख्य चुनाव आयुक्त, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, ये सब में वरीयता के हिसाब से सबसे टॉप पे आते हैं यूपीएससी के अध्यक्ष। अगर आपसे पूछेगा कि भारत में वरीयता के हिसाब से तो आप बताइएगा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, क्या बताइएगा? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, भूतपूर्व जो है राज्यपाल, उसके बाद भूतपूर्व राष्ट्रपति, आप इसको बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 27 पे बात करेंगे और ये कहता है कि निम्न में से कौन सा अनुच्छेद पंचायत के गठन के लिए राज्य सरकार को निर्देश करता है। तो पंचायत के गठन के लिए राज्य सरकार को निर्देश करने वाला जो अनुच्छेद है वो आर्टिकल 40 है, आप ध्यान रखेंगे। पंचायती राज प्रणाली किस सूची में है? तो पंचायती राज प्रणाली जो है राज्य सूची के अंतर्गत आता है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा। और यहाँ पे ईपीसीजी का पूर्ण रूप क्या है? तो ईपीसीजी का पूर्ण रूप है एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स। एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा। जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती है राष्ट्रीय आय में तृतीय क्षेत्र का अंश पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो जैसे जैसे अर्थव्यवस्था बढ़ती है वैसे वैसे टर्शियरी सेक्टर भी क्या होता है? बढ़ता जाता है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और 31 कहता है कि विशिष्ट अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें क्या कहता है कि विशिष्ट अर्थव्यवस्था आर्थिक गतिविधियों के लिए बॉटम अप दृष्टिकोण को संदर्भित करता है। और यह जो है आपका जो कहता है कि क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि मुद्रास्फीति और विकास की गतिशीलता को समझाना विशिष्ट अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आता है। ये नहीं, आपका राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, आप ध्यान रखेंगे। किसी दी गई अवधि के लिए एक देश की राष्ट्रीय आय क्या है? तो किसी दी गई अवधि के लिए एक देश की राष्ट्रीय आय जो है ये आपको पता होना चाहिए कि अंतिम जो है उत्पादित अंतिम वस्तु और सेवा का मौद्रिक मूल्य के बराबर होनी चाहिए। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 33 पे बात करते हैं, 32 हो गया था। क्वेश्चन नंबर 33 कहता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई के लिए प्रोग्रामिंग भाषा लिस्प को किसने बनाया? लिस्प को जो बनाया जॉन मैकार्थी के द्वारा बनाया गया था। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जॉन मैकार्थी। इसके बाद कंप्यूटर को बूट करने के लिए किस चीज की आवश्यकता होती है? तो कंप्यूटर को बूट करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम की आवश्यकता होती है। तो आप इसको भी ध्यान में रखेंगे। और क्वेश्चन नंबर 35 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन बांसुरी वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो दोस्तों आपको बताया गया था कि बांसुरी जो है वो बजाते हैं हरि प्रसाद चौरसिया और पंडित रविशंकर सितार, जाकिर हुसैन तबला और अमजद अली खां सरोद से संबंधित है। यहाँ पर राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? थल सेना दिवस जो है 15 जनवरी को मनाया जाता है। और अगर आपसे पूछेगा कि बताइए 8 अक्टूबर को क्या होता है? तो 8 अक्टूबर को जो है एयरफोर्स दिवस मनाया जाता है। 4 दिसंबर को जो है नौसेना दिवस मनाया जाता है। और 16 दिसंबर को जो है ये जो है आपको विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो आपको ये भी ध्यान में रखना है 8 अक्टूबर वायुसेना दिवस, 4 दिसंबर जल सेना दिवस या नौसेना दिवस और 16 दिसंबर को आप बताएंगे कि ये जो है आपको विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेपाल के संसद को किस नाम से जाना जाता है? नेपाल के संसद को संघीय संसद कहा जाता है। और आपको अगर पूछे कि बांग्लादेश के संसद को क्या कहेंगे? तो बांग्लादेश के संसद को जातीय संसद और फ्रांस के संसद को नेशनल असेंबली
और फेडरल असेंबली जो है स्विट्जरलैंड के संसद को कहा जाता है। तो आप इस बात को भी ध्यान में रखेंगे कि नेशनल असेंबली फ्रांस के संसद को, फेडरल असेंबली स्विट्जरलैंड के संसद को, जातीय संसद बांग्लादेश के संसद को और संघीय संसद नेपाल के संसद को कहा जाता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। भारत के प्रथम मुख्य फिल्म निम्नलिखित में से कौन सी है? भारत की प्रथम मुख्य फिल्म जो है राजा हरिश्चंद्र है। और अगर आपसे पूछेगा कि भारत के प्रथम बोलती फिल्म में, तो आलम आरा बताइएगा। और अगर आपसे पूछेगा भारत की प्रथम टेक्निकल फिल्म, तो झांसी की रानी बताइएगा। और अगर आपसे पूछेगा कि भारत की प्रथम 3D फिल्म, तो माय डियर कुटियातन बताइएगा। यहाँ पर फिलहाल प्रथम भारत की मुख्य फिल्म जो है राजा हरिश्चंद्र आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भारत का पहला रामसर स्थल कौन सा है? भारत का पहला रामसर स्थल जो है कांवर झील जो है ये बेगूसराय में है। और बेगूसराय में भारत का जो भारत का नहीं, बिहार का प्रथम है। ये बिहार का क्या है? प्रथम है। और भारत का है 39वां। और अगर आपसे पूछेगा कि कांवर झील किस नदी के किनारे है, तो आप गंडक नदी बताएंगे। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। निम्नलिखित झीलों में से कौन सी लैगून झील है? दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि लैगून झील वह झील कहलाता है जो समुद्र के किनारे है और समुद्र से जो सिल्ट जमा हो जाता है झील के मुहाने पे, उसे लैगून झील कहा जाता है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे बुल्लर झील जो है जम्मू कश्मीर में है और जम्मू कश्मीर में कोई समुद्र नहीं जाती, तो बुल्लर झील लैगून झील नहीं होगा। और इस हिसाब से जहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 2 दिख रहा है वो गलत हो जाएगा। जहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 2 दिख रहा है वो गलत हो जाएगा। तो नहीं तो ए होगा, नहीं तो सी होगा, नहीं तो बी होगा। तो राइट आंसर जो होगा आपका, और राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बिहार बजट 2026-27 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कितने स्तंभों पर आधारित बताया? तो जो बिहार बजट जो है 2026-27 हुआ था, उसमें 5 स्तंभ बताया गया। और 5 स्तंभ में क्या था? एक जो था बताया गया कि ईमान, विज्ञान, फिर ज्ञान, अरमान और सम्मान। ईमान, ज्ञान, विज्ञान, अरमान, सम्मान, ये 5 स्तंभ नीतीश कुमार के द्वारा बिहार बजट 2026-27 में बताया गया। तो आप ध्यान रखेंगे, आपका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फिर कहता है भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार वन और वृक्षावरण में सर्वाधिक वृद्धि वाले 3 राज्य निम्नलिखित में से कौन सा है? तो 3 राज्य जो है सबसे ज्यादा अच्छा काम किया, मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश नहीं दोस्तों, ये जो है आपका राइट आंसर होगा छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और उड़ीसा। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। फिर कहता है कि वैश्विक शांति सूचकांक 2025 के अनुसार एशिया का सबसे सुरक्षित देश, एशिया का सबसे सुरक्षित देश सिंगापुर है। और अगर आपसे पूछे कि वैश्विक सूचकांक 2025 के अनुसार सबसे टॉप पर कौन सा है, तो सबसे टॉप पर आइसलैंड है और भारत का स्थान 115वां है। ये भी आप ध्यान में रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 43 के बाद 44 पे बात करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 44 ये कहता है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के ग्रुप सी पदों से पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षण को मौजूदा 10% से बढ़ाकर कितने प्रतिशत का निर्णय लिया है? तो 10% से बढ़ाकर 50% करने का निर्णय लिया। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। स्क्वैश विश्व कप 2025 में भारत ने किस देश को हराकर अपना पहला खिताब जीता? तो स्क्वैश विश्व कप में भारत ने हांगकांग को हराया और भारत जीता। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा, कहाँ किया गया? तो भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव जो है यह जो है आपको हरियाणा के पंचकुला में किया गया, हरियाणा के पंचकुला में। और अगर इसमें आपका विषय पूछेगा कि इस सम्मेलन का या महोत्सव का विषय क्या था, तो विज्ञान से समृद्धि आत्म भारत के लिए, विज्ञान से समृद्धि आत्मनिर्भर भारत के लिए इसका थीम था। तो यहाँ पे जो होगा अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2025 का आयोजन हरियाणा के पंचकुला, आप ध्यान रखेंगे ऑप्शन नंबर बी। अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस 2025 कब मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस जो है 9 दिसंबर को मनाया गया। कितने दिसंबर?
9 दिसंबर को मनाया गया। तो राइट आंसर जो होगा आपका 9 दिसंबर। और ये कहाँ मनाया गया? तो दोहा कतर, आप ध्यान में रखेंगे, आपका ऑप्शन नंबर सी। प्रधानमंत्री धन धान कृषि योजना के अनुसार 29 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में चयनित 100 आकांक्षी कृषि जिलों को किन प्रमुख कारकों पर चुना गया? कम उत्पादक के आधार पे, मध्यम फसल संघनता के आधार पे, ऋण तक औसत से कम पहुंच के आधार पे, इनमें से सही सही आपका जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ध्यान में रखेंगे। केंद्रीय बजट 2026-27 के अनुसार राजकोषीय घाटा जीडीपी के कितने प्रतिशत सीमित रखने का लक्ष्य रखा गया? तो जीडीपी का 4.3% सीमित रखने का लक्ष्य रखा गया। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। निम्नलिखित में से कौन सा पुस्तक सुधा मूर्ति द्वारा लिखा गया? तो सुधा मूर्ति द्वारा जो लिखा गया है द मैजिक ऑफ लास्ट अर्निंग, आप राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 51 निम्नलिखित में से एंटीबायोटिक है। तो दोस्तों आप जानते हैं कि पेनिसिलिन जो है एंटीबायोटिक का काम करता है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा पेनिसिलिन। निम्नलिखित में से किस विटामिन को एग्रोकैल्सिफेरॉल कहा जाता है? तो एग्रोकैल्सिफेरॉल जो है विटामिन D2 को कहा जाता है। तो राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए होगा विटामिन D2। लाइकेन में एक क्लोरोफिल युक्त पार्टनर के साथ रहते हैं। लाइकेन में क्लोरोफिल युक्त पार्टनर जो है शैवाल और कवक रहते हैं। तो राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए होगा शैवाल और कवक। क्वेश्चन नंबर 54 क्या कहता है कि किसमें परिवर्तन के कारण रंध्र खुलता या बंद होता है? तो रंध्र खुलता या बंद होता है पानी में परिवर्तन के कारण। तो यहाँ पर जो होगा कोशिका में पानी की मात्रा के कारण रंध्र खुलता और बंद होता है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कोशिका में पानी की मात्रा के कारण। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 55 क्या कहता है कि कवक पौधे में नहीं पाया जाता है। कवक पौधे में नहीं पाया जाता, तो कवक पौधे में पर्णहरित नहीं पाया जाता है, जिसके कारण कवक पौधे ग्लूकोज का निर्माण नहीं कर पाता। तो राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। पौधे अपना पोषक तत्व मुख्यतः किससे प्राप्त करता है? पौधे अपना पोषक तत्व जो है वो मृदा से प्राप्त करता है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट को आमतौर पर जिसकी मदद उपयोगी प्रदर्शन में बदला जा सकता है, जिसकी मदद से उपयोगी पदार्थ में बदला जा सकता है, यानी बायोडिग्रेडेबल को डिकम्पोज किया जा सकता है किसके मदद से? तो ये जो है आपका बैक्टीरिया की मदद से। तो राइट आंसर आप ध्यान रखेंगे ऑप्शन नंबर ए। दूध का घटिया स्रोत क्या है? दूध किसका घटिया स्रोत है? तो दूध में आपको विटामिन सी नहीं मिलता और आयरन नहीं मिलता, ध्यान में रखेंगे। बाकी लगभग लगभग सारे चीज मिलता है। तो राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। महिला सेक्स हार्मोन कौन सा है? तो महिला सेक्स हार्मोन जो है ये जो है एस्ट्रोजन जो है महिला सेक्स हार्मोन है। तो राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। और अगर पूछेगा कि पुरुष सेक्स हार्मोन क्या होता है, तो टेस्टोस्टेरोन पुरुष सेक्स हार्मोन होता है। क्वेश्चन नंबर 60 पे बात करेंगे। तो निम्नलिखित में से कौन रक्त के संचरण में मदद करती है? तो रक्त के संचरण में एरिथ्रोसाइट मदद करती है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। फुटबॉल के खेल में एक गोलकीपर फुटबॉल को गोल में पकड़ने के बाद अपने हाथों को पीछे की ओर खींचता है। यह गोलकीपर को किस प्रकार सक्षम बनाता है? तो गोलकीपर जो है अपने हाथ को पीछे की ओर खींचता है। इसका मतलब ये हुआ कि गोलकीपर जो है संवेग परिवर्तन की दर को कम करना चाहता है। तो संवेग परिवर्तन की दर को कम करने के लिए वो पीछे की ओर खींचता है, जिससे कि उसके हाथ पर ज्यादा जोर से चोट न लगे। तो राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 कहता है कि निम्नलिखित में से किस ऊर्जा परिवर्तन में घर्षण बल शामिल है? तो गतिज ऊर्जा
से स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा से अगर स्थितिज ऊर्जा में बदलेंगे तो यहाँ पर घर्षण बल शामिल होगा। तो राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए है, बिल्कुल सही जवाब है। दर्पण के सामने खड़े एक व्यक्ति का अपना प्रतिबिंब अपने से बड़ा लगता है, इसका तात्पर्य दर्पण किस प्रकार का है? तो अगर आपका प्रतिबिंब आपसे बड़ा नजर आए तो समझ लेना कि वो दर्पण अवतल दर्पण है। तो राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए जो है सही जवाब हो जाएगा। गर्म करने पर एक अर्धचालक के प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो गर्म करिएगा और अर्धचालक है तो उसका प्रतिरोध घट जाता है, लेकिन अगर यहीं पे रहता कि चालक को अगर गर्म करते तो प्रतिरोध बढ़ जाता, लेकिन यहाँ पे अर्धचालक है इसलिए प्रतिरोध क्या हो जाएगा? गर्म करने पे घट जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65, निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक नहीं होता? तो जो है विकृति जो है इसका मात्रक नहीं होता। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी विकृति सही होगा। सही कथन का चयन करें। सही कथन चुनिए। लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य बैंगनी प्रकाश से कम होता है, बिल्कुल गलत बात। लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य बैंगनी से ज्यादा होता है, ये सही बात है। सबसे ज्यादा अगर तरंगदैर्घ्य होता है तो वो लाल का होता है, और सबसे कम अगर तरंगदैर्घ्य होता है तो बैंगनी का होता है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। रडार का खोज किसने किया? तो रडार का खोज जो है रॉबर्ट वाटसन के द्वारा किया गया है। तो राइट आंसर जो है आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। रडार का आविष्कार रॉबर्ट वाटसन। क्वेश्चन नंबर 68 पे बात करते हैं। तो कुछ धातु ऑक्साइड अम्ल और क्षार के साथ अभिक्रिया कर नमक और पानी बनाते हैं, इन्हें उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। उभयधर्मी ऑक्साइड का उदाहरण क्या है? तो दोस्तों आप लोग केमिस्ट्री में पढ़ा होगा उभयधर्मी ऑक्साइड का उदाहरण Al2O3 और ZnO है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एसिटिक अम्ल की गंध किसके समान होती है? तो एसिटिक अम्ल की गंध जो है सिरका के समान होती है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। परमाणु के नाभिक में कौन से मूल कण होते हैं? तो परमाणु के नाभिक में जो होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में होते हैं। यहाँ पर राइट आंसर जो होगा वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होगा। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा। वह ताप बिंदु जिस पर ठोस, द्रव और गैसीय अवस्था एक साथ रह सकते हैं क्या कहलाते हैं? तो ठोस, द्रव और गैसीय अवस्था तीनों एक साथ रहेंगे तो त्रिक बिंदु कहलाता है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी त्रिक बिंदु कहलाएगा। चूने का पानी किसके द्वारा दूधिया होता है? तो चूने का पानी कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा दूधिया होता है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसके बाद सीएनजी का मुख्य घटक क्या है? तो सीएनजी का मुख्य घटक मीथेन है। और अगर आपको पूछेगा कि एलपीजी का मुख्य घटक क्या है, तो एलपीजी का प्रोपेन और ब्यूटेन मुख्य घटक होता है, लेकिन यहाँ पे सीएनजी कहा तो सीएनजी का मुख्य घटक मीथेन होगा, CH4 आप ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में से किसे हंसने वाली गैस कहा जाता है? तो नाइट्रस ऑक्साइड को हंसने वाली गैस कहा जाता है। तो किसको कहा जाता है? नाइट्रस ऑक्साइड। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नाइट्रस ऑक्साइड को हंसने वाली गैस कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर लास्ट देखेंगे 75, ट्यूबलाइट तथा प्रखनली में क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 75 कहता है कि ट्यूबलाइट तथा प्रखनली में प्रयोग किए जाने वाले ग्लास किसके बना होता है? तो ये सिलिका का बना होता है, बिल्कुल सही बात। कैल्शियम कार्बोनेट का, बिल्कुल सही बात। सोडियम कार्बोनेट का, ये तीनों चीजों से प्रखनली बना हुआ रहता है। तो राइट आंसर जो है आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। और इस हिसाब से आज हम लोग 75 सवाल किए, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इसको तसल्ली से सुन रहे होंगे। तो चलिए तब तक के लिए आपको